राजनीतिक विकास की तीसरी कड़ी में हम चर्चा करेंगे विकास के सिद्धांत और अल्प विकास के सिद्धांत के बारे में। 1963 में लुसियन पाई की पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बाद में 1965 में सैमुअल पी हंटिंगटन ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डिके जो लेख लिखा उसमें राजनीतिक विकास के साथ पतन की बात कही और विकास को और पतन को सिर्फ दिशा का अंतर बताया। साफ तौर पर कहा कि यदि व्यवस्था की दिशा परिवर्तित हो जाती है तो विकास पतन में बदल जाता है। आगे विचारकों ने विकास के साथ साथ अल्प विकास की भी बात कही। 1970 से राजनीतिक विकास के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगा। राजनीतिक विकास को अन्य विकासों से अलग करके नहीं देखा गया, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों को मिलाकर देखा गया और ये देखा जाने लगा कि किसी व्यवस्था में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों स्तरों पर विकास हो रहा है तो ही वो व्यवस्था विकसित व्यवस्था कहलाएगी। इस आधार पर दुनिया को 3 भागों में बांट दिया गया। विकसित देश वो देश कहलाए जहां लोकतंत्र सुदृढ़ हो चुका था। विकासशील देश जो अपने विकास में लगे हुए हैं, जो लोकतंत्र को सफल बनाने की कोशिश में हैं। अविकसित देश जैसे मालदीव, भूटान, पूर्वी तिमोर, जहां विकास अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ, ऐसे देश अविकसित देश कहलाए गए। लेकिन नए सिद्धांत शास्त्री लेनिन के साम्राज्यवाद से प्रेरणा लेते हैं और ये बताते हैं कि थोड़े से साम्राज्यवादी देशों ने अपना गुट बना लिया है, वे तीसरी दुनिया के देशों को पनपने नहीं देते और ये उनके अल्प विकास का बड़ा कारण है। मिस्र के सामिर अमीन 1976 में अपनी पुस्तक अनइक्वल डेवलपमेंट में लिखते हैं, कुछ देशों का अल्प विकास अन्य विकसित देशों की देन है। अर्थात विकसित देशों ने अविकसित और विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहरा शोषण किया और तकनीकी रूप से अपने ऊपर निर्भर बनाए रखा। इस कारण वो अल्प विकसित ही रहे। इस बारे में सबसे पहले 1957 में पॉल वॉरा ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ में लिखा, दुनिया के पूंजीवादी देश संसार के गरीब देशों का शोषण करते हैं और अपनी पूंजी को इन गरीब देशों में खपाते हैं, यहाँ अपने उपनिवेश बनाते हैं। इसलिए ये देश कभी विकसित नहीं हो सकते। इनके सामने एक ही रास्ता है कि यहाँ समाजवादी क्रांति होनी चाहिए। चूँकि 12 अमेरिकन हैं, लेकिन इस दिशा में एजी फ्रैंक भी काफ़ी मशहूर हुए और उन्होंने द सोशलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ सोशलॉजी पुस्तक 1971 में लिखा कि विकसित और विकासशील देश दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन विकास और अल्प विकास दोनों भी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आंद्रे गुंडर फ्रैंक अपना ध्यान ब्राज़ील की स्थिति पर केंद्रित करते हैं और उन्होंने जो कुछ भी कहा वो तीसरी दुनिया के देशों पर लागू होता है। उन्होंने औद्योगिक जगत के विकास को तीसरी दुनिया के अल्प विकास का ही परिणाम बताया। इसलिए एजी फ्रैंक यूरोप के कुछ देशों को भी विकसित देशों की श्रेणी में शामिल नहीं करते, जैसे पुर्तगाल, स्पेन, इटली, बल्कि ये मानते हैं कि ये देश अल्प विकसित देश हैं। अल्प विकास के उन्होंने 3 लक्षण बताए, जिनमें पहला लक्षण था परनिर्भरता, किसी अन्य राज्य पर निर्भर होना। अगर कोई राज्य अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता या वो अपने विकास के लिए अन्य राज्यों से ऋण लेता है तो फिर वो पराश्रित राज्य है, वो विकसित राज्य नहीं कहा जा सकता। अर्थात जो देश किसी महाशक्ति के सैन्य गुट में शामिल है
या जो अमेरिका या वर्ल्ड बैंक से ऋण लेकर अपना विकास करता है वो विकसित नहीं बल्कि अल्प विकसित देश कहलाएगा। दोहरा शोषण। कार्ल मार्क्स ने 19वीं सदी में एक प्रकार के शोषण को देखा और कहा कि पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं, लेकिन आंद्रे गुंदर फ्रैंक दोहरे शोषण की बात करते हैं और कहते हैं अब पूंजीपतियों ने अपनी पूंजी का निर्यात कर दिया है, उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियां बना ली हैं और ये कंपनियां देसी पूंजीपतियों से साठगांठ कर लेती हैं और इस तरह विदेशी और देसी दोनों पूंजीपति मिलकर दोहरा शोषण करते हैं। कार्ल कौटस्की का अल्ट्रा इम्पेरियलिज्म का सिद्धांत अब साकार हो गया है और बड़े बड़े पूंजीपति अपने देश को ही भूल चुके हैं, वे अपना राष्ट्रवाद खत्म कर चुके हैं। देसी पूंजीपति इन विदेशी पूंजीपतियों से ऐसे घुल मिल गए हैं कि वो अपने लोगों का ही शोषण करते हैं और विदेशी पूंजीपतियों से शोषण करवाते हैं, अर्थात लोगों का दोहरा शोषण हो रहा है। दुख की बात यह है कि सरबराह इस तथ्य को नहीं समझ पाता और इसलिए दोनों ही बेकार हो गए हैं। तीसरा, उपग्रही उपनिवेशवाद, अर्थात अब पुराने साम्राज्यवाद का जमाना नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र राष्ट्र अब इसलिए साम्राज्यवाद को नहीं बढ़ावा दे सकते, स्वतंत्र राष्ट्र इसलिए साम्राज्यवाद को बढ़ावा नहीं दे सकते कि वो बड़े युद्ध में तब्दील हो जाएगा और अधिकांश राष्ट्र स्वतंत्र हो भी गए हैं। इस कारण अब साम्राज्यवाद का वो स्वरूप नहीं हो सकता जो 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी में था, लेकिन अब नवोपनिवेशवाद का युग है, इसलिए पूंजीपति नए तरीके से अपना जाल बिछाते हैं। देखने में कोई देश बिल्कुल स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन उसकी अपनी सरकार भी हो सकती है, लेकिन उसकी आर्थिक प्रभुसत्ता गिरवी रख दी जाती है। इसलिए ऐसे देशों की सरकार स्वतंत्र होकर आर्थिक निर्णय नहीं ले सकती। ऐसे के लिए या ऐसे देशों के लिए फ्रैंक उपग्रही उपनिवेशवाद शब्द काम में लेते हैं और वो दुनिया को 3 चक्रों में बांटते हैं, जिसमें केंद्र में महाशक्तियाँ शामिल हैं और दूसरे चक्र में वो देश शामिल हैं जो अविकसित और महाशक्तियों के बीच की कड़ी हैं, तथा तीसरे सर्किल में वो देश शामिल हैं जो पूर्णतः महाशक्तियों पर निर्भर हैं। ऐसी ही कड़ी में आगे हम चर्चा करेंगे विश्व व्यवस्था सिस्टम के ऊपर, जो कि इमैनुअल वालरस्टी ने दी थी।